Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, everyone. My name is Yasir Yamin, and I welcome you all in this financial reporting session. A bit delay, but still we are starting it, लगभग on time. सही है. तो मेरे दोस्तों, आज की जो ओरिएंटेशन सेशन हम लोगों ने प्लान किया है, इस ओरिएंटेशन सेशन का टारगेट ये नहीं है कि हम बहुत कोई डिटेल के अंदर जाके कोई डिस्कशन करने वाले हैं या कोई टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं या कोई चीज़ पढ़ने वाले हैं. हमारा ऑब्जेक्टिव अभी ये नहीं है. हमारा ऑब्जेक्टिव अभी ये है कि देखिए, हमने अपने लिए एक टारगेट सेट कर लिया है, हमने अपने लिए एक ऑब्जेक्टिव सेट कर लिया है कि अपकमिंग अटेम्प्ट के अंदर हमको एक पेपर ये निकालना है. और अगर आपने ये पेपर क्लियर करना है तो इस पेपर के लिए प्लान करना बहुत ज्यादा जरूरी है. मैंने अपनी सारी जिंदगी में मैंने अपनी चीजें देखी है कि द बेटर यू प्लान द बेटर यू परफॉर्म. जितना अच्छा प्लान करोगे उतना अच्छा ही परफॉर्म करोगे. ये बात हमेशा अच्छी होती है. तो जब आप प्लान अच्छा कर लोगे ना मेरे साथ आज के सेशन के अंदर मिलके, तो आपको एक पाथवे मिल जाएगा कि सर हमने आगे कैसे प्रोसीड करना है, सर आप कैसे पढ़ाएंगे, सर कौन सी एग्जाम किट लेनी है, सर अल्लाह ना करे स्टडी जो है टेक्स्ट लेनी है या नहीं लेनी, सर आपके नोट्स फॉलो करने, सर आपका कोर्स कैसे बाय करना है. बहुत सारे सवालात आपके दिमाग में होते हैं जब भी आप किसी टारगेट को अचीव करने की कोशिश कर रहे होते हैं, जब भी आप अपना कोई ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं. और वो सारे ऑब्जेक्टिव्स को क्लैरिफाई करने के लिए, आपको एक विजन देने के लिए, आपका एक मिशन क्रिएट करने के लिए मैं आज के सेशन के अंदर आप लोगों के सामने हाजिर हुआ हूं और अपनी बातों को आपके सामने आके रखूंगा. बात समझ में आती है आप लोग? तो मेरे दोस्तों, ये सेशन के अंदर हम लोग पढ़ेंगे फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के बारे में. अब देखिए ना, सबसे पहले तो मैं आपका कॉन्टेक्स्ट ये क्लियर करना चाहूंगा कि आखिरकार ये फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का सब्जेक्ट है क्या, और इस फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के सब्जेक्ट के अंदर क्या ऐसी खास बात है जो कि आपके आज से पहले पेपर के अंदर नहीं थी, या क्या ऐसे की ट्रेट्स हैं जो कि आपके अंदर मौजूद होने चाहिए. देखिए, पहली बात तो ना अपना बिल्कुल ये क्लियर सेंस कर लीजिए कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इज द ट्रू स्पिरिट ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग. आप यकीन करें, आप कहते हैं ना कि भाई बहुत सारी जगह हम फॉर एग्जांपल मुस्लिम्स होते हैं, तो मुस्लिम्स फॉर एग्जांपल कोई प्रैक्टिस फॉलो करते हैं, और प्रैक्टिस फॉलो करने में एक होती है उनका कोर ड्राइवर, एक होता है उनका कोर बिलीफ, और उनके सारे एक्शंस, बल्कि मैं मुस्लिम्स क्या सब लोगों की बात करूं तो जो भी एक्शंस आप जिंदगी के अंदर परफॉर्म करते हैं, आप जैसे दिखते हैं, आप जैसे बात करते हैं, आपका चालो चलन जैसे होता है, वो आपकी सारी की सारी चीजें बेसिकली रेगुलेट हो रही होती हैं किसी ना किसी स्पिरिट से, किसी ना किसी रूहानी, यानी किसी इनर बिलीफ से. और वो है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग. आज तक शायद आप लोग ये समझ रहे थे कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग ही सब कुछ है. आज तक आप लोग ये समझ रहे थे कि बैंक रिकंसिलिएशन बनाना, कंट्रोल अकाउंट रिकंसिलिएशन करना, थोड़े बहुत फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को समझ लेना, 4-5 एडजस्टमेंट्स पास कर लेना, 1-2 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को पढ़ लेना, ये है अकाउंटेंट, ये है अकाउंटिंग. आज से पहले बल्कि मैं बोलता हूं कि हमारे आसपास के इर्द गिर्द कितने लोगों को हम लोगों ने देखा है कि वो हमेशा ऐसी बात कर रहे होते हैं कि यार वो चार्टर्ड अकाउंटेंट वही इंसान है ना जो हिसाब किताब कर रहा होता है, ये वही इंसान है ना जो 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 कि बनिया होता है, जो कि मुंशी होता है, जो कि सिर्फ और सिर्फ हिसाब किताब के लिए रिस्पॉन्सिबल है. आज फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का रोल बिल्कुल मुख्तलिफ है. आज फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का रोल फाइनेंशियल अकाउंटिंग से थोड़ा सा ज्यादा है. बिकॉज आज जब फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की बात करते हैं तो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एक सॉर्ट ऑफ कम्युनिकेशन विद द शेयर होल्डर्स है. It is a communication with the shareholder. It's not about preparing your financial statements in the right format. It's not about the right format anymore. It's more than that. It's the point कि यार वो financial statements अच्छी तरीके से present तो हो रही हैं, लेकिन उसके अंदर information क्या communicate हो रही है, क्या सही तरीके से communicate हो रही है, नहीं हो रही, क्या उसके अंदर कोई creative accounting, कोई जुगाड़ का रास्ता तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई डायरेक्टर्स जुगाड़ करें और जुगाड़ करके लफ्ज यानी नंबर्स वही दिखाएं लेकिन नंबर्स का मीनिंग चेंज कर दें. तो ये सारे के सारे मामलात जो कि एक बड़े लेवल के मामलात हैं, ये सारे के सारे मामलात जो कि एक बड़े लेवल के मामलात हैं, वो तय कहां किए जाएंगे? फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के अंदर तय किए जाएंगे. तो जो आपका इनर बिलीफ होता है ना, वो आपके एक्शंस के अंदर झलकता है. और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का सब्जेक्ट आपकी स्पिरिट को साफ करेगा, आपकी रूह को साफ करेगा, आपका इनर बिलीफ पैदा करेगा कि ये जो दुनिया के अंदर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग या चार्टर्ड अकाउंटेंसी का प्रोफेशन पैदा हुआ था, इसके पीछे कोर कॉन्सेप्ट क्या था. वो कोर कॉन्सेप्ट अनफॉर्चुनेटली शायद आपको एफए यानी फाइनेंशियल अकाउंटिंग के पेपर में नहीं मिला होगा. वो आपको आके मिलेगा कहां? F7 के पेपर के अंदर, FR के पेपर के अंदर. क्लियर होती है बात? ये याद रखना, अकाउंटिंग को सीख लेना या फाइनेंशियल रिपोर्टिंग को सीख लेना, इट विल ऑलवेज हेल्प यू इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ द अकाउंटिंग प्रोफेशन.
It will always help you in all aspects of the accounting profession. आप यकीन करें, आपने फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का पेपर अच्छा पढ़ लिया ना, तो आपका डबल ए भी अच्छा हो जाएगा, आपकी एफएम भी अच्छा हो जाएगा, आपका टीएक्स तक अच्छा हो जाएगा। भाई टीएक्स के पेपर के अंदर भी कितनी सारी ऐसी बातें होती हैं कि जिनको समझाने के लिए फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के उसूलों का सहारा लेना पड़ता है। तो अगर आपकी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अच्छी होगी तो आपकी टैक्सेशन भी अच्छा होगा, आपका बिजनेस अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी, आपका ऑडिट सब कुछ अच्छा होगा। तो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट अपनी जिंदगी में जो भी काम परफॉर्म करता है ना, उस काम के पीछे ड्राइवर क्या होने वाला है, ये वाला सब्जेक्ट होने वाला है। आप यकीन करें कि मैंने बड़े बड़े फर्म्स के टैक्सेशन पार्टनर्स के साथ मैंने काम भी किया है, उनके अंडर भी काम किया है, उनके साथ भी काम किया है, लेकिन वो भी ये कहते हैं कि जो हमारा कोर बिलीफ है ना, वो अकाउंटेंसी के ऊपर है। जो हमारा कोर बिलीफ है, हम हैं टैक्स प्रोफेशनल्स, हमारा काम अल्टीमेटली टैक्सेशन के ऊपर है, लेकिन हमारी कोर बिलीफ जो कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग जैसे सब्जेक्ट ने पैदा की हुई थी ना, वो हमें बहुत ज्यादा हेल्प करती है टैक्सेशन के उसूलों को समझने के अंदर, टैक्सेशन को प्लान करने के अंदर, ऑडिट को प्लान करने के अंदर। हर जगह फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ही है। तो भैया आप सब लोग जो मेरी बात सुन रहे हो ना, आप सब लोग अपने जहन में एक बात तो बिल्कुल डाल लो, ये आपका कोर पेपर है, ये आपका कोर पेपर है। मुझे आज भी याद है, और मैं कभी कभार ये मिसालें दे के बता भी देता हूँ। बहुत अरसे पहले ना मेरे पास एक खातून आई, तो उन खातून ने आके मुझे बोला कि सर मेरा जो है ना, मैं एटीएक्स का पेपर दे रही हूँ, एटीएक्स था ट्रिपल ए था, कोई ऐसा पेपर दे रही हूँ। तो मैंने बोला भाई बहुत अच्छी बात है। अच्छा, मेरी परसेप्शन ये थी कि अगर आप एटीएक्स या ट्रिपल ए वगैरह के ऊपर मौजूद हैं तो ये आपकी बिल्कुल आखिरी पेपर होगा। उन्होंने आगे बोला कि सर वो मसला ये है कि बाकी सब तो सही है, मैं एटीएक्स और ट्रिपल ए वगैरह दे रही हूँ, लेकिन सीन ये है कि यार मेरा ना, सच बताऊं तो एफआर भी नहीं निकला हुआ और एसबीआर भी नहीं निकला हुआ। अच्छा, पहले जमाने की बात बता रहा हूं, जमाने में आप पार्ट 3 के पेपर्स दिया कर सकते थे, सब्जेक्ट टू के आपने पहले वाले पेपर बुक कर लिए, आप आगे चले जाया कर सकते थे। तो गालिबन शायद उन्होंने बोला कि शायद मेरा एफआर भी नहीं निकला हुआ और एसबीआर तो ऑब्वियसली नहीं निकला हुआ, या शायद उन्होंने बोला था कि उस जमाने में पी टू कहते थे, वो मेरा पी टू नहीं निकला हुआ। मैंने उनसे पूछा भाई ये क्या वजह होगी? तो कहने लगी सर मुझे सब कुछ अच्छा है, मेरी फाइनेंशियल मैनेजमेंट अच्छी है, मेरा टैक्सेशन अच्छा है, मैं ऑडिट भी कर लेती हूँ, सब कुछ हो जाता है, बस मेरी रिपोर्टिंग अच्छी नहीं। मैंने बोला भाई फिर आपका कुछ भी अच्छा नहीं है, आपका गुमान है, आपने पेपर निकाल लिया है तो आपका गुमान है कि आपका ऑडिट अच्छा है, आपका गुमान है कि आपकी फाइनेंशियल मैनेजमेंट अच्छी है, लेकिन आप यकीन जाने ऐसा कौन सा दुनिया में चार्टर्ड अकाउंटेंट होगा जिसकी अकाउंटिंग ही अच्छी ना हो? तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना कि आप बोलें कि भाई मेरा सब कुछ अच्छा है, मुझे सब समझ में आता है, बस अकाउंटिंग समझ में नहीं आती। भाई अगर आपको अकाउंटिंग समझ में नहीं आती तो आप तो गलत जगह, गलत प्रोफेशन के अंदर आ गए आप। तो याद रखना, ये जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का सब्जेक्ट है ना, ये तुम्हारा कैरेक्टर बिल्ड करेगा, ये तुम्हें चार्टर्ड अकाउंटेंट बनाएगा, ये तुम्हें उस काबिल लाके खड़ा करेगा जिस काबिल तुम बनना चाहते हो, ये तुम्हें सही पुश देगा जो कि तुम्हें चाहिए था। क्लियर होती है बात? ये डन। अब ये जो एफआर का पेपर है ना, ये बिल्ट होता है आपकी प्रीवियस नॉलेज से। इसका मतलब क्या हुआ कि मिसाल के तौर पे आपकी जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग पेपर यानी F3 का जो पेपर है, ये बिल्ट होके आता है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के अंदर। अच्छा अब एक सेकंड रुक जाना, रुक जाना। बहुत सारे स्टूडेंट्स अब ये बोलेंगे कि सर इसका मतलब तो F3 अच्छा होता तो FR का पेपर अच्छा होता। आपका मतलब तो यही है ना, F3 से बिल्ट होके FR आता है, F7 आता है, तो इसका मतलब सर मैं तो F3 सारा भूल गई, मुझे तो F3 याद ही नहीं है, मुझे तो कुछ याद नहीं है कि मैंने F3 में क्या पढ़ा था क्या नहीं पढ़ा था। बेटा याद रखना, FR का एग्जाम इज नॉट अ मेयर एक्सटेंशन ऑफ F3। F3 की बेसिक अकाउंटिंग नॉलेज बिल्ट होकर आती है FR के पेपर के अंदर। यानी आपको यह पता होना चाहिए कि डेबिट क्रेडिट क्या होता है, आपको यह पता होना चाहिए कि शेयर्स इशू होते हैं तो क्रेडिट के अंदर कुछ ना कुछ जा रहा होता है, आपको यह पता होना चाहिए कि भाई एसेट लायबिलिटी वगैरह की नेचर क्या है। लेकिन कम से कम जब मैं पढ़ाता हूं तो मेरे पढ़ाने के अंदर मेरी ये प्रिजम्पशन होती है कि आपका F3 भी बड़ा वीक है। मैं तो अज्यूम करता हूं कि आपको F3 आता ही नहीं है, मैं लेके आपको इसी तरह चलूंगा कि जैसे आपको F3 आता ही नहीं है। तो अगर कोई बच्चा ये सोच भी रहा था कि FR F3 की एक्सटेंशन है, जो कि ये नहीं है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग शायद बिल्कुल एक्सटेंडेड वर्जन है और F3 बिल्कुल बेसिक वर्जन है, FR बिल्कुल अलग स्टोरी है, F3 शायद बिल्कुल अलग स्टोरी है। अगर F3 चैप्टर नंबर 1 था तो फिर शायद FR का पेपर चैप्टर नंबर 20 है। तो बिल्कुल बिल्कुल रोल्स अपार्ट है, यानी चैप्टर 1 से चैप्टर 20 जाने के अंदर बिल्कुल कहानी तब्दील हो चुकी होती है एक नॉवेल के अंदर।
है ना। तो बिल्कुल आप अलग नॉवल के अंदर आ चुके हैं अब। तो ऑल्दो के F3 की बेसिक अकाउंटिंग नॉलेज आपके FR के पेपर को पढ़ने के लिए आसान होती है, यानी आपको आसानी देती है, आपको हेल्प करती है, लेकिन मेरे पढ़ाने के अंदर मैं अज्यूम ये करता हूं कि आपको घंटा F3 याद नहीं है। और अभी जब मैं आपके साथ टॉपिक्स डिस्कस करूंगा ना, तो टॉपिक्स डिस्कस करते हुए मैं आपको ये बात बताऊंगा बारहा कि कौन कौन से ऐसे एरियाज हैं जो कि शायद आपने F3 के अंदर भी पढ़े थे, आप FR के अंदर भी पढ़ेंगे, लेकिन मैं प्रिज्यूम करके ये पढ़ाऊंगा कि आपने आज से जिंदगी में कुछ नहीं पढ़ा हुआ, सबसे पहली बार मुझसे ही पढ़ने वाले हैं आप लोग। जब आप FR का पेपर पढ़ लेते हैं तो याद रखना, FR का पेपर सपोर्ट करता है AA के अंदर, ठीक है। और जाहिर सी बात है, FR का पेपर फिर आपको डायरेक्टली जो हेल्प करेगा वो हेल्प करेगा चैंपियन बनने के अंदर इन दिस प्रोफेशन। और वो चैंपियन बनोगे तो मैं SBR के पेपर के थ्रू। देखो SBR का जो पेपर है ना, जो FR का सुपरलेटिव वर्जन है, वो SBR का पेपर एक चैंपियन पेपर है, मैं कहता हूं। यानी वहां पे आके अकाउंटिंग खत्म है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग खत्म है, उसके बाद कुछ नहीं है। तो दुनिया में जितनी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की नॉलेज है, लगभग वो सारी की सारी नॉलेज आपको SBR के पेपर के अंदर जाके मिलती है, यानी आप एक चैंपियन चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाते हैं। मैंने अक्सर ये देखा है कि SBR दे लेने के बाद जो बच्चे होते हैं ना, उनका एटीट्यूड ही कुछ डिफरेंट होता है। वो ऐसी बड़ी बड़ी बातें कर रहे होते हैं, ऐसा लगता है कि भाई ये तो कोई चैंपियन शख्स आ चुका है। SBR का पेपर डिजाइन ही ऐसे हुआ। लेकिन हाँ, इस चैंपियन बनने के अंदर एक की स्टेपिंग स्टोन कौन सा पेपर है बेटा? फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। क्लियर होती है? तो बेटा जितना अच्छी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पे मेहनत कर ली ना, उतनी ही अच्छी तुम मेहनत कहां कर पाओगे? SBR के अंदर। क्लियर? इसकी डिफिकल्टी लेवल के ऊपर बेटा मैं बात करूं तो डिफिकल्टी लेवल मीडियम है। एज कंपेयर टू अदर स्किल्स पेपर्स इसका डिफिकल्टी लेवल मीडियम है। मैं मीडियम क्यों कह रहा हूं? देखिए, मुझे ये लगता है, मेरा अपना जाती ओपिनियन ये है कि कुछ पेपर से आसान है FR का पेपर। मिसाल के तौर पे मुझे ये लगता है कि F5 के पेपर से बहुत आसान होता है F7 का पेपर। ये मेरा अपना परसेप्शन है, मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग है। लेकिन अब ये इतना भी हल्का नहीं है कि आप उसको F4 के MCQs वाले पेपर से मिला लें। तो ये दिस इज समवेयर इन बिटवीन, दिस इज समवेयर इन बिटवीन। जैसे F9 का कोर्स छोटा कोर्स है, लेकिन F7 का कोर्स स्लाइटली स्लाइटली यानी 5-10% F9 से थोड़ा ज्यादा कोर्स है। तो इस जुमरे के अंदर देखा जाए तो F9 से थोड़ा सा एक्सटेंडेड है F7, F5 से थोड़ा सा आसान है F7। सो आई वुड कैटेगराइज इट इन समवेयर बिटवीन। सही है? तो मीडियम मैं बोलूंगा, ये मीडियम डिफिकल्टी वाला पेपर है। लेकिन मेरा कोई मुझे मसला इसमें नजर नहीं आता कि इसमें आप 80-90 स्कोर कर लें। वेरी इजी टू डू, इजीली हो सकता है। याद रखना, इट इज एसेंशियल फॉर एवरी एस्पायरिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट। ये पेपर अच्छा नहीं है ना तुम्हारा, तुम इसमें दिल लगा नहीं रहे ना, तुम इसमें डूब नहीं जाते ना इस पेपर के अंदर, तो भैया तुम गलत ही चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने लग गए। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने का जो मोटिवेशन है ना, वो मोटिवेशन खोना नहीं तुम। एक डॉक्टर होता है ना, तो उसके नाम के साथ लगता है डॉक्टर यासिर यामीन, तो डॉक्टर का अपना ही भरम है ना। इसी तरह जब लगता है ना यासिर यामीन ACA, अपने को तो 2-3 मिल गई हैं, अल्लाह का शुक्र है। तो जब यासिर यामीन ACA, यासिर यामीन ACCA या FCCA लगता है ना, तो उसका जो भरम है, उसकी जो सेटिस्फैक्शन है, उसकी जो मोटिवेशन है, वो बिल्कुल ही अलग चीज है, बिल्कुल ही अलग चीज है। तो प्लीज उसको खोना नहीं। और वो मिलेगी तुम्हें इस पेपर से, बिकॉज दिस इज द स्पिरिट, दिस इज द स्पिरिट ऑफ अकाउंटेंसी। ये पेपर आपकी रूह को जगाएगा विद रिगार्ड्स टू चार्टर्ड अकाउंटेंसी, ये मेरा वादा है आपसे, ठीक है। अब सर बहुत सारी बातें हो गई विद रिस्पेक्ट टू द इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, लेकिन इतनी सारी बातों के अंदर जरा ये तो बताइए कि खाने में जो पका है उस खाने के इंग्रेडिएंट्स क्या क्या हैं। ये जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का पेपर है, इस फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के पेपर में हम क्या क्या एक्सपेक्ट कर ले, क्या क्या आपसे सुनना पड़ेगा, क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, क्या क्या मेहनत करनी पड़ेगी, एग्जाम का स्ट्रक्चर क्या है सर, इस पे कुछ बात कर लीजिए। तो मेरे बच्चों, याद रखिए कि अगर मैं पूरे FR के कोर्स को, पूरे के पूरे FR के कोर्स को ब्रॉडली कैटेगराइज करूं, ब्रॉडली, तो पूरे FR के कोर्स में 7 एरियाज हैं पढ़ने वाले। आपको जो कोर्स दिया गया है ना LMS के थ्रू, वो भी इन्हीं 7 सेक्शंस के अंदर, 7 फैक्टर्स के अंदर डिजाइंड है। देयर आर ओवरऑल 7 ब्रॉड एरियाज ऑफ FR पेपर। जो बात स्टार्ट होती है ना, वो बात स्टार्ट होती है सबसे पहले IASB के कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क से। IASB का मतलब होता है इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोर्ड। इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोर्ड वो बोर्ड है दुनिया का जो कि सारे के सारे IAS और IFRS डेवलप करता है, जो कि सारे के सारे IFRS डेवलप करता है।
तो जो डेवलप करने वाले हैं उनकी जो सोच है, उस सोच को लिख दिया गया है एक पीस ऑफ पेपर के अंदर, और उस पीस ऑफ पेपर का नाम क्या है, उस डॉक्यूमेंट का नाम क्या है, कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क। ये आपके लिए एसेंशियल लर्निंग है। बेटा याद रखना, फ्रेमवर्क स्टैंड्स एज द बेसिस फॉर आईएएस एंड आईएफआरएस। इट इज द बेसिस ऑफ आईएएस एंड आईएफआरएस। मैं हमेशा अपने लोगों को समझाता हूं कि देखो याद रखना, स्टैंडर्ड फ्रेमवर्क को देख के बनता है, फ्रेमवर्क स्टैंडर्ड को देख के नहीं बनता। देखिए ना, मैं एक आपको कॉमन मिसाल देके समझाता हूं, और आप इसको किसी भी कॉन्टेक्स्ट के अंदर ले सकते हैं, आप अपने आप को समझा सकते हैं ये बात। मिसाल के तौर पे मुस्लिम्स होते हैं ना, तो मुस्लिम्स के लिए, उनके लिए होली बुक क्या है? द होली बुक ऑफ कुरान। अच्छा, फिर उसके इर्द गिर्द ना बहुत सारे एक्शंस हैं, लेकिन जो होली बुक है ना, वो सारे एक्शंस को रेगुलेट करती है भाई? बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? भाई देखें, हम सच बोलना चाहिए, नमाज पढ़नी चाहिए, ये काम करना चाहिए, वो काम करना चाहिए, बहुत सारे काम है ना जो कि एक्शंस है, जो कि हम रोजमर्रा के ऊपर कर रहे होते हैं। लेकिन वो सारे के सारे रोजमर्रा के काम, वो सारे के सारे रेगुलेटेड कहां से हैं, वो सारे के सारे लिंक्ड कहां से हैं? भाई हमारी होली बुक ऑफ कुरान से। क्रिश्चियंस के लिए क्या है कि वो अपनी एक प्रैक्टिस कर रहे हैं जाके, हिंदूज के लिए क्या है, वो अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं एक जाके, भाई वो गॉड की पूजा कर रहे हैं। तो वो गॉड की पूजा करना बिहाइंड द सीन किसी ना किसी कॉन्टेक्स्ट से लिंक्ड है, किसी ना किसी किताब से लिंक्ड है, किसी ना किसी किसी ना किसी डॉक्यूमेंट से लिंक्ड है। वो जो डॉक्यूमेंट है ना, वो कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क है। अगर आईएएस इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, आईएफआरएस इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स, अगर आईएएस और आईएफआरएस आपके रोजमर्रा के काम हैं, अगर आपकी होली प्रैक्टिसेस हैं, तो फिर कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क क्या है? हमारी होली बुक है। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए, एक आईएएस और आईएफआरएस पढ़ने वाले इंसान के लिए कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क एक होली बुक है। उसका धर्म है, उसका भरम है, उसका रिलीजन है, सब कुछ। यानी कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क से बात स्टार्ट करना इंतहाई एसेंशियल है। मैंने अक्सर लोगों को देखा है कि वो कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क सबसे आखिर में पढ़ते हैं। ये बिल्कुल ऐसी बात है कि आपने नमाज पढ़ना पहले शुरू की और बिस्मिल्लाह बाद में पढ़ी है, या कलमा बाद में पढ़ा। ये ऐसी बात है, बिल्कुल उलट है बात, बिल्कुल ये प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है। यानी कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क हमारा धर्म भरम और हमारा रिलीजन है, हमारे लिए होली बुक है चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की। तो जब तक इस कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क के डॉक्यूमेंट को ना समझें कि एक स्टैंडर्ड पैदा कैसे होता है, दुनिया में कैसे आता है, जब तक इस कॉन्टेक्स्ट को ना समझें, तो आईएएस और आईएफआरएस पढ़ना नमाज में सर पे मतलब टक्कर मारने के बराबर है। आपको कॉन्सेप्ट ही नहीं पता आप वो काम कर रहे हैं। तो इसलिए कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क पढ़ेंगे सबसे पहले। कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क बेटा आपने पढ़ लिया, तो उसके फौरन बाद हमें जाना होगा आईएएस और आईएफआरएस के ऊपर। कहां जाना होगा बेटा हमको? आईएएस और आईएफआरएस के ऊपर। मेरे बच्चों, F3 के पेपर में आपने चंद आईएएस और आईएफआरएस थोड़े से पढ़ लिए थे, लेकिन एफआर के पेपर के अंदर लगभग 24 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं। 24 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। हम एक एक करके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को तो डिस्कस नहीं कर रहे, लेकिन 24 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आपके कोर्स में हैं, और ये आपकी रूह को जगा देंगे एकदम से। यानी आपके अंदर लाइफ आ जाएगी कि अरे यार वाह, मैंने क्या समझ लिया। 24 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है? इन 24 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को पढ़ने के लिए बेटा सिक्वेंशियल लर्निंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपने सिक्वेंशियल लर्निंग ना की तो आपका सारा काम खराब हो जाएगा। आईएएस और आईएफआरएस लिखे जाते ना यूं, IAS 1, IAS 2, IAS 7, IAS 8, IAS 10, IAS 12। मैं ये वाली सिक्वेंशियल लर्निंग की बात नहीं कर रहा। सिक्वेंशियल लर्निंग, वो सिक्वेंशियल लर्निंग की बात कर रहा हूं जिस सीक्वेंस से मैंने आपको आईएएस और आईएफआरएस प्रोवाइड किए। देखिए हमारा इतने साल का तजुर्बा है, आपकी पहली अटेम्प्ट है, मेरी पहली अटेम्प्ट नहीं है। तो मैंने सारे के सारे आपके कोर्स के आईएएस और आईएफआरएस को उठाया और उनको कैटेगराइज कर दिया है डिफरेंट डिफरेंट सीक्वेंस के अंदर। जैसे मैं जब पढ़ाना स्टार्ट करता हूं तो मैं सबसे पहले सारे एसेट्स से रिलेटेड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कराता हूं, फिर मैं जाता हूं लाइबिलिटी के ऊपर, फिर मैं जाता हूं इनकम्स के ऊपर। मैं सारे के सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आपको सीक्वेंस के साथ कराता हूं, अपने सीक्वेंस के साथ कराता हूं, ताकि आपके सामने लॉजिक प्रिपेयर होती रहे कोर्स की। अगर मैं सारे एसेट्स के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपको एक सीक्वेंस के अंदर कराऊंगा ना, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग बड़ी क्लियर डेवलप होगी कि भाई अगर मेरे पास एक मशीनरी है, या अगर मेरे पास एक बिल्डिंग है, अगर वो बिल्डिंग मेरे साल के तौर पे मेरे अपने इस्तेमाल की है तो IAS 16 में जाती है। अगर वो बिल्डिंग मेरी बेचने वाली बिल्डिंग है तो इन्वेंट्री में IAS 2 में जाती है। अगर वो बिल्डिंग मेरे रेंट पे देने वाली बिल्डिंग है तो वो IAS 40 में जाती है। अगर वो मेरी बिल्डिंग रहने वाली बिल्डिंग थी लेकिन अब मैंने उसको बेचने का इरादा कर लिया तो वो IFRS 5 में जाती है। तो मैं आपको सारे के सारे
सारे एसेट्स के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, मेजॉरिटी एसेट्स के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जब सीक्वेंस के अंदर पढ़ाऊंगा तो आपकी जिंदगी में क्लैरिटी आ जाएगी कि आप बोलेंगे हाँ ये एसेट होता है, ऐसा हो तो ऐसा होगा, वैसा हो तो वैसा होगा, वैसा हो तो वैसा होगा, वैसा हो तो वैसा होगा। आपकी लॉजिक क्लियर होना स्टार्ट हो जाएगी। बात समझ में आ रही? एक तरीका क्या है कि आप हैपहैज़र्ड पढ़ें। चंद बच्चे करते हैं ना, स्टडी अब खोला, किताब खोली और जैसे किताब में दिया हुआ है बस 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 करके पढ़ लो। पढ़ तो आप लेंगे लेकिन वो नॉलेज, वो कैरेक्टर आपके अंदर बिल्ड नहीं होगा जो कि मैं आपके अंदर बिल्ड करना चाह रहा हूं इस पेपर के थ्रू। तो सीक्वेंशियल लर्निंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो सीक्वेंस मैंने आपको प्रोवाइड किया है बस वही सीक्वेंस आपने फॉलो करना है, ना इधर जावेंगे ना उधर जावेंगे, बस चलते रहेंगे। क्लियर? डन। टोटल कितने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं मेरे दोस्त? लगभग 24 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं आपके कोर्स के अंदर। ठीक है। अच्छा, वो 24 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के अंदर हर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इतना वॉल्यूम वाला नहीं होता। कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स मिसाल के तौर पे एक पेज पे भी खत्म हो जाते हैं और कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को पढ़ने में आपको 4 क्लासें भी लग जाती हैं। तो 24 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का मतलब ये नहीं है कि अगर मैं बोलूं एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कराने में 3 क्लासें लगती हैं, 2 क्लासें लगती हैं, तो आप 2 इंटू 24 कर लें। क्योंकि हर हर 24 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ना इक्वल वेटेज आपके कोर्स में रखते हैं, ना ये आपकी इक्वल वेटेज ऑफ टाइम लेते हैं। तो यू शुड बी वेरी मच क्लियर अबाउट इट। क्लियर बेटा? अच्छा, आगे बढ़ रहा हूं मैं, कोई सवाल आए तो यू आर फील फ्री टू आस्क, आई एम ओपन। ओके, इसके बारे में भी बात कर लेते हैं बाबर भाई। तो भाई खैर, जैसे ही आपने आईएएस और आईएफआरएस कंप्लीट किया, आईएएस और आईएफआरएस कंप्लीट करने के बाद, अच्छा हमारा सीक्वेंस ये होता है कि मैं पूरे 24 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एक साथ नहीं कराता। मैं आपको 10-12 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कराऊंगा और 10-12 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड करवा के पहले आपको जंप करवाऊंगा प्रिपरेशन ऑफ सिंगल एंटिटी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर। 10-12 कोर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पढ़ाए, जैसे कि मैंने अभी बताया हर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इक्वल वेटेज नहीं रखता। तो मैं पहले आपको कोर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कराऊंगा। कोर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कराने के बाद मैं आपको लेके जाऊंगा सिंगल एंटिटी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के टॉपिक के ऊपर। देखो बच्चे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का मतलब होता है हमारे कोर्स में 3 चीजें। वैसे तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स 5 चीजें होती हैं। क्या क्या? क्या क्या? बताओ। क्या क्या? इनकम स्टेटमेंट, जिसको आप स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम कहते हैं। बैलेंस शीट, जिसको आप स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन कहते हैं। फिर उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, जिसको आप प्यार से सोशी वोशी कहते हैं। फिर उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज होते हैं और उसके बाद डिस्क्लोजर्स होते हैं। 5 चीजों का कलेक्टिव नाउन है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एक कलेक्टिव नाउन है, आप समझ लें। तो बहुत सारी 5 चीजों को मिला के एक नाम से बुलाया जाता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। हमारे कोर्स में क्योंकि डिस्क्लोजर्स है नहीं, एसीसीए के कोर्स में डिस्क्लोजर्स नहीं है, अक्सर ग्लोबल क्वालिफिकेशंस के अंदर डिस्क्लोजर्स नहीं होते, क्योंकि डिस्क्लोजर्स अक्सर रेगुलेट हो रहे होते हैं लोकल लॉ से। तो ग्लोबल क्वालिफिकेशंस के अंदर अक्सर डिस्क्लोजर्स नहीं होते। डिस्क्लोजर्स एग्जामिन नहीं होते। डिस्क्लोजर्स पढ़ाए जाते हैं हमारे कोर्स में लेकिन एग्जामिन नहीं होते, बनाने को नहीं आते। राइट? तो आईसीडब्ल्यू के अंदर भी बनाने को नहीं आते, पढ़ने को आते हैं, बनाने को नहीं आते। सही है ना? तो आपको पता होना चाहिए कि कब डिस्क्लोजर जाएगा। डिस्क्लोजर बना के एग्जाम में नहीं दिखाना होता। क्लियर? तो डिस्क्लोजर्स हमारे कोर्स में है नहीं, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का एक हिस्सा खत्म। हमारे यहाँ स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज जो है ना, एक सेपरेट टॉपिक है। देखिए टॉपिक नंबर 6 दिखा रहा हूं आपको। टॉपिक 6 एक अलग टॉपिक है, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज। तो अगर मैं स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज को अलग टॉपिक रखूं, डिस्क्लोजर्स को अलग टॉपिक रखूं, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बेसिकली 3 चीजें हैं। क्या? इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट और स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। पहले हम सीखेंगे एक सिंगल एंटिटी के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे बनाई जाती हैं। सर वो तो मैंने F3 में सीखी हुई है। तो आपको मुझसे अच्छी आती होंगी सर। जी मुझे आपसे अच्छी आती है। भाई F3 वाला तो बेसिक नन्हे मुन्ने काके वाला पेपर था ना यार, वो तो बेबीज का पेपर था। तो बेबीज के पेपर में बेबीज एडजस्टमेंट आती थी, बेबीज का तरीकेकार फॉलो होता था। उस वक्त आप नन्हे मुन्ने बेबी थे बेटा। अब आप बड़े हो गए हैं। अगर आप बड़े हो गए तो यहाँ पे बड़ी बात पढ़ाई जाएगी आपको इंशाल्लाह, और इंशाल्लाह यहां से आगे चलेंगे तो इससे भी बड़ी बात पढ़ाई जाएगी इंशाल्लाह आने वाले पेपरों के अंदर। तो अभी आप बड़े हो गए हैं, बड़ों की सिंगल एंटिटी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपको सिखाई जाएंगी पहले। फिर उसके फौरन बाद में जंप करूंगा टॉपिक नंबर 4 के ऊपर, जहां पे आपको ग्रुप एंटिटी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट सिखाई जाएंगी। अच्छा ये बताना जरा, ग्रुप एंटिटी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ये कौन सा टॉपिक है? बताना जरा, मैं भूल रहा हूं क्या? कौन सा टॉपिक है ये? ग्रुप एंटिटी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, विच टॉपिक इज दिस? हम्म? भूल गए? कंसोलिडेशन। अरे दादा कंसोलिडेशन ना, भूल गए?
अरे हाँ सर, वो F3 के अंदर कुछ पढ़ा तो था, लेकिन सर वो तो भूल गया, मुझे तो टॉपिक का नाम याद नहीं है। मतलब घंटा, कोर्स तो घंटा याद होगा। डोंट वरी, as soon as you are done with single entity financial statements, I will take you to group entity financial statements and we will learn from scratch. The good part is, I don't care if you have studied consolidation before or not. I at least care. सही है ना? मैं अज्यूम करूंगा कि आपने नहीं पढ़ी, तो मैं आपको जीरो से पढ़ाऊंगा। जीरो से, समझ रहे हो ना? एक कंपनी ने दूसरी कंपनी को फलाना दिन एक्वायर किया, एक्वायर करने के नतीजे में कंट्रोल आया, और कंट्रोल के नतीजे में एक्स वाई जी काम होना स्टार्ट हो गया। तो आपने अगर F3 जिंदगी में कभी नहीं पढ़ा हुआ ना, आपने कभी कंसोलिडेशन का नाम भी नहीं सुना, तब भी आप ये सब्जेक्ट मुझसे इंशाल्लाह ताला पढ़ लेंगे। यहाँ पे स्टूडेंट्स गलती ये करते हैं कभी कभार, मैंने ये नोट किया है, एक लर्निंग अपनी शेयर करूं, कि वो स्क्रैच से पढ़ना चाहते नहीं है। जिंदगी में अगर आपने आगे बढ़ना है तो पीछे मुड़ के कभी नहीं देखना, सारे नंबर डिलीट कर देने होते हैं। यू हैव टू लुक फॉरवर्ड। समझ रहे हो बात को तुम लोग? तो कुछ बच्चे क्या करते हैं कि वो ये बोलते हैं, सर मैंने तो F3 के अंदर कंसोलिडेशन पढ़ा हुआ था, तो अब मैं ना डायरेक्ट पास पेपर अटेम्प्ट करूंगा। अच्छा, उसके अंदर होता क्या है कि आप ऐसी भी तैयारी कर सकते हैं। अगर आप समझते हैं आपने F3 के अंदर बहुत अच्छा पढ़ा हुआ है, तो आप F3 की नॉलेज के ऊपर F7 के एग्जाम में चले जाएं, और कोई बुरी बात भी नहीं है, बस 2 अटेम्प्ट लगेंगी उसके अंदर। तो पहली बार में बात समझ में आ नहीं रही है, तो दूसरी बार में समझ में आ जाएगी। तो जो पढ़ लिया ना वो अच्छी, गुड फॉर नॉलेज है, लेकिन एग्जाम की रिक्वायरमेंट आज की कुछ और है ना। तो मैं आपको बता रहा, until and unless you have so much pounds that you want to give ACC so many pounds, you say भाई मैं एक बार में पास दूंगा क्या, मैं एक बार में होऊंगा, मैं तो 2 बार में होऊंगा यार। भाई अगर आपका वो वाला एटीट्यूड है ना, कि आप अपनी तौहीन समझते हैं एक बार में पेपर निकालने को, तो भाई फिर आपका बिल्कुल कर्तव्य है, आप बिल्कुल सही ट्रैक के ऊपर हैं। आप बोलेंगे भाई मैं तो दूसरी बार में ही जाऊंगा, फिर आप वही हरकत करें जो मैं आपको मस्जिद से मना कर रहा हूं। तो स्क्रैच से पढ़ाऊंगा, स्क्रैच से पढ़ो। जो सिंगल एंटिटी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वाला टॉपिक है ना, वो सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक है कोर्स का। कंसोलिडेशन भी सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक है कोर्स का। ये याद रखना, ये दोनों एरियाज आपके सेक्शन सी ऑफ एग्जाम के अंदर आते हैं। अब सर ये सेक्शन सी क्या है, 2 मिनट में बता रहा हूं। सेक्शन सी के अंदर आते हैं सर, ना मेरे को स्प्रेडशीट का पता है, ना मेरे को एक्सेल का पता है, मेरे को तो ये भी नहीं पता कि ये दोनों एक ही चीजें होती हैं। सर अब क्या करेंगे? किस लिए बैठे हम लोग? हम आपको स्प्रेडशीट भी प्रैक्टिस कराते हैं, एक्सेल भी प्रैक्टिस कराते हैं। मेजॉरिटी टाइम्स हम सीबीई प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म के ऊपर जाके ही प्रैक्टिस करते हैं। तो विद टाइम अगर आप मेरे पेस के ऊपर चल रहे हो, अगर आप मेरे पैटर्न के ऊपर चल रहे हो, अगर आप कोई रॉकेट साइंस क्रिएट नहीं कर रहे, तो आई डोंट थिंक देयर वुड बी एनी इशू फॉर यू इन सॉल्विंग स्प्रेडशीट्स या वर्ड या कोई भी ऐसी चीज। कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इंशाल्लाह आपको। बट अगेन यू हैव टू ट्रस्ट मी ऑन दिस। तो कभी कभार स्टूडेंट्स के अंदर क्या होता है कि स्टूडेंट्स ना कभी कभार ऐसे बिल्कुल बच्चों जैसी हरकतें कर रहे होते हैं ना, वो जैसे कभी कभार होता है कि आप बहुत ज्यादा ओवर फोकस करते हैं एक चीज के ऊपर। अब आप बोल रहे हैं कि सर मैं IAS 16 ना, मैं चाहता हूं कि मैं इतना अच्छा IAS 16 पढूं कि मुझे सोते हुए में से कोई जगाए ना तो मुझे IAS 16 याद हो, सर जैसे आपको याद है। ये कर तो लोगे, लेकिन अगेन आगे भी तो पढ़ना है ना जिंदगी के अंदर, तो पेपर भी तो कंप्लीट करना है। तो मैं तुमसे ये कहूंगा कि यार जस्ट कीप मूविंग ऑन, आगे बढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। और फिर मैं तुम्हें बता रहा हूं कि बाय द एंड ऑफ द कोर्स वैसी टाइम ऐसा आ जाएगा कि अल्लाह ने चाहा तो तुम्हारी फिंगर टिप्स पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होंगे। मेरी कोशिश यही है कि तुम्हारी फिंगर टिप्स में, रात की 4 बजे अम्मी ने उठाया, अम्मी ने बोला बेटा उठ जा, क्या कर रहा है? आपने बोला IAS 16 का नाम है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, नाम से लगता है कि जैसे ये सिर्फ टेंजिबल एसेट्स का है। आगे शुरू हो जाएंगे, लेकिन विद दिस यू नीड टू ट्रस्ट मी एंड स्टार्ट मूविंग ऑन इंशाल्लाह। ठीक है भाई। फिर उसके बाद जैसे बेटा ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कंप्लीट करेंगे, तो हमारे पास इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का टॉपिक यानी रेशियोज का टॉपिक आता है। इसके अंदर सारी कैटेगरीज ऑफ रेशियोज हैं, लेकिन याद रखना अनलाइक योर प्रीवियस पेपर्स, यहाँ पे कैलकुलेशन के कम मार्क्स होते हैं, इंटरप्रिटेशन के ज्यादा मार्क्स होते हैं। शुरू से पढ़ना पड़ेगा, आपकी प्रीवियस नॉलेज शायद यहाँ पे काम नहीं आएगी, क्योंकि कॉन्टेक्स्ट बिल्कुल मुख्तलिफ है, कॉन्टेक्स्ट बिल्कुल मुख्तलिफ है। तो याद रखना ये हमेशा एग्जामिन होने वाला टॉपिक है, हमेशा एग्जामिन होता है, इसमें तो चॉइस है ही नहीं, इसमें तो चॉइस है ही नहीं, ये लाजिम तौर के ऊपर एग्जामिन होगा। और अगर ये लाजिम तौर के ऊपर एग्जामिन होगा तो आपने भी इसकी लाजिम तौर पे प्रिपरेशन करनी है, इसको तो छोड़ ही नहीं सकते। ठीक है ना? फिर इसी तरह मैंने आपको बताया हम स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज पढ़ेंगे। स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज भी स्क्रैच से पढ़ना पड़ेगा। सर ये तो F3 में मैंने पढ़ा हुआ था, डू आई केयर? घंटा, आई डोंट केयर, स्क्रैच से पढ़ना पड़ेगा।
हाँ, कैश फ्लोस के टॉपिक का फायदा ये है कि ये सिर्फ एमसीक्यूज या ओटीक्यूज में टेस्ट होता है, लॉन्ग क्वेश्चन इसका नहीं आता। ऑल्दो कि मैं अपनी क्लास में लॉन्ग क्वेश्चन भी पढ़ा देता हूं। भाई लॉन्ग क्वेश्चन देख लोगे तो छोटा क्वेश्चन करना आसान हो जाएगा ना, एमसीक्यू करना आसान हो जाएगा, तो मैं तो लॉन्ग क्वेश्चन भी करा देता हूं। लेकिन वैसे एग्जाम के अंदर आपके पास ये सिर्फ एमसीक्यूज या ओटीक्यूज के अंदर टेस्ट होगा। अभी मैं बताने भी लगा हूं आपको आगे एग्जाम का फॉर्मेट। ठीक है, फिर कुछ है अदर एरियाज। अब सर ये अदर एरियाज क्या है? भाई सच बात ये है कि अदर एरियाज वो एरियाज हैं विच अलाउ यू टू गेट अ परफेक्ट 100। बहुत सारे हमारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं ना, बल्कि जो जो ये लेक्चर सुन रहा है वो सब हमारे ऐसे ही स्टूडेंट्स हैं। वो ये कह रहे हैं कि सर अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अगर मेरे सिर्फ 98 आ गए तो सर मैं माशरे को क्या मुंह दिखाऊंगा या दिखाऊंगी या वट एवर। तो आप ये कह रहे हैं कि सर मेरे को तो 100 ही चाहिए हैं, इसके मैं भाई खामा खाई में 98 आ जाएंगे, लोग पूछते रहेंगे कि भाई बाकी 2 मार्क क्यों नहीं आए, एक मेरे ऊपर इमोशनल प्रेशर हो जाएगा, सर मुझे वो भी नहीं मिलेगी, मतलब नौकरी भी नहीं मिलेगी, सर मैं कहाँ जाऊंगा। आपके लिए है कुछ अदर एरियाज, और ये अदर एरियाज वो एरियाज हैं जो कि आपको आखिरी के 2 मार्क भी दिला देंगे। आखिरी के 2 मार्क को 50 से पहले वाले आखिरी के 2 मार्क नहीं है, मेरे हिसाब से ये 100 से पहले के 2 मार्क है। तो ये कुछ अदर एरियाज हैं जो कि आपको कवर करने पड़ेंगे। अदर एरियाज में इनको प्राइमरीली इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये बाकी कोर्स से हटके हैं, यानी आप बाकी कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं, इनको एंड में भी कर सकते हैं, रिलेशनशिप इनका नहीं बनता ऊपर वाले एरियाज से। दैट इज वाई इनको आखिर में रखा गया। So this is the format that we will follow. These are the broad 7 categories that we will follow for the FR paper. I expect you to oblige with this follow up, with this format. And inshallah ta'ala, I don't think there is any reason why you should not be performing very well. You should be performing very well. Clear होती है बात ये? Done. आगे बढ़ते हैं बेटा। कुछ चीजें खत्म करने से पहले बात कुछ चीजें कर लेते हैं, और वो कुछ चीजें क्या है। सबसे पहले पेपर का फॉर्मेट पता होना चाहिए। पेपर का फॉर्मेट ही नहीं पता, तैयारी करे जा रहे हैं करे जा रहे हैं करे जा रहे हैं, पता है नहीं पेपर कैसे आएगा। तो भाई आपका एफआर का पेपर आता है 3 सेक्शंस में डिवाइडेड, सेक्शन ए बी सी। खास बात सेक्शन ए की ये है कि इसमें ऑल क्वेश्चंस कंपलसरी हैं। हाँ, लेकिन सेक्शन बी के अंदर ऑल क्वेश्चंस कंपलसरी हैं, लेकिन सेक्शन सी के अंदर ऑल क्वेश्चंस कंपलसरी हैं। सर ये तो एक ही बात हो गई। मैं भी तो ये कह रहा हूँ भाई, ये एक ही तो बात हो गई ना यार, ये आप सुन ही नहीं रहे मेरी बात को, ये एक ही बात कह रहा हूँ। सारे पेपर के अंदर सारे क्वेश्चंस कंपलसरी हैं, देयर आर नो ऑप्शंस। सेक्शन ए जो होता है वो 30 मार्क्स का होता है। इसमें 15 एमसीक्यूज आपके पास आएंगे जिसके 2 मार्क्स ईच की वेटेज है, और ये 15 एमसीक्यूज पूरे कोर्स में कहीं से भी आ सकते हैं, कहीं से भी आ सकते हैं, तो पूरा कोर्स कवर करना जरूरी। सेक्शन बी के अंदर भी 30 मार्क्स होते हैं। यहां पे 3 एमटीक्यूज आते हैं, मल्टीपल टास्क क्वेश्चंस। मल्टीपल टास्क क्वेश्चन में क्या होता है कि आपके सामने एक शॉर्ट केस स्टडी आती है, ठीक है, और शॉर्ट केस स्टडी से 5 एमसीक्यूज निकलते हैं, 5 एमसीक्यूज निकलते हैं। तो एक शॉर्ट केस स्टडी से 5 एमसीक्यू निकलेंगे जिसकी हर एमसीक्यू की वेटेज है 2 मार्क। तो इसका मतलब एक एमटीक्यू बन गया 10 मार्क का, और ऐसे 3 एमटीक्यूज आएंगे, तो इसका मतलब जब 3 एमटीक्यूज 10 मार्क के आएंगे तो ये बन गए टोटल आपके 30 मार्क्स। ये भी अगेन किसी भी एरिया ऑफ सिलेबस से आ सकते हैं आपके पास। ठीक है, आ जाते हैं सेक्शन सी के अंदर। दीज आर 40 मार्क्स, और ये 40 मार्क्स के अंदर आपके पास 2 लॉन्ग क्वेश्चंस आएंगे ऑफ 20 मार्क्स ईच। 20-20 मार्क के 2 बड़े सवाल आएंगे, लॉन्ग क्वेश्चंस, कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन, CRQs आएंगे आपके पास। लेकिन एग्जामिनर ने आपके ऊपर एहसान ये किया है कि आपको क्लियरली बता दिया है कि ये जो 2 CRQs आएंगे, लॉन्ग क्वेश्चंस आएंगे, ये सिर्फ 2 टॉपिक्स में से आ सकते हैं। क्या? पहला टॉपिक है प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कैश फ्लो से नहीं आएगा, IAS-IFRS से नहीं आएगा, कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क से नहीं आएगा, अदर एरिया से नहीं आएगा, जो है बाकी किसी एरिया से नहीं आएगा। यह आएगा प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर ही सवाल। अच्छा, ये जो प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का सवाल है बेटा, ये सिंगल एंटिटी भी हो सकता है और ये ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी हो सकता है। सर इसका मतलब ये कुल मिला के 3 टॉपिक्स हो गए ना। प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर सिंगल भी आ सकता है, ग्रुप भी आ सकता है, तो इसका मतलब ये 2 हो गए और अगला आने वाला एक और हो गया, तो 3 हो गए ना। हाँ सर, किस अटेम्प्ट में कौन सा वाला सवाल आता है? जैसे मिसाल के तौर पे सर मेरे दोस्त ने मुझे बताया कि लास्ट टाइम उसका सिंगल एंटिटी आया था, तो सर इसका मतलब इस बार ग्रुप आएगा। ऐसा कोई सीन नहीं है, किसी का सिंगल आता है, किसी का ग्रुप आता है,
सबका कुछ कुछ मिक्स एंड मैच करके आता है। कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन है ना, तो मिक्स एंड मैच करके पेपर आता है। क्योंकि मिक्स एंड मैच करके पेपर आता है तो कुछ भी हो सकता है आपके पास, कुछ भी हो सकता है आपके पास, आपने सबकी प्रिपरेशन करनी है। और दूसरा सीआरक्यू जो आपका आएगा वो आएगा रेशियोज के ऊपर, इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर। या आपने वर्ड के ऊपर करना होता है, वहीं प्लेटफॉर्म के ऊपर वर्ड खुलता है आपके पास, इसकी प्रैक्टिस हम वर्ड पे ही करते हैं। ठीक है बेटा, मुझे सब लोग बताइए, इस पेपर फॉर्मेट से रिलेटेड किसी का कोई सवाल है? इस पेपर फॉर्मेट से रिलेटेड किसी का कोई सवाल है? अच्छा, सवाल नहीं होता ना तो ओके कर देते हैं, इससे पता लगता है कि सर डन है। ओके बोलो, बोलो ओके, वेरी गुड, एक्सेलेंट। आगे बढ़ते हैं बच्चे। कोर्स का ओवरव्यू मिल गया, पेपर का फॉर्मेट पता लग गया, सर सब कुछ सही है, अब करें क्या? भाई आप कुछ भी ना करें ना यार, आप कुछ भी ना करें ना। स्टार्ट कैसे करना है भाई? आप कुछ भी ना करें, आप acconline.co के ऊपर जाइए। acconline.co, co, कॉम नहीं है, co है। ये हमारा अपना स्वैग है भाई, हम को रखते हैं, हम कॉम नहीं रखते। तो acconline.co पे जाइए, वहां पे अपने आप को रजिस्टर कर लीजिए। रजिस्टर करने के अंदर नाम, पता, शनाख्ती कार्ड नंबर, मतलब नेसेसरीली डिटेल्स मांगता है। शनाख्ती कार्ड नंबर आपकी आइडेंटिफिकेशन कोई नहीं मांगता, लेकिन सिंपल आपकी कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए होगी, वो अपने आप को रजिस्टर करिए। अपनी कोर्स की फीस पे करिए। फीस जाहिर सी बात है आपको ऑनलाइन नजर आ जाती है, आप ऑनलाइन इजीली पे कर सकते हैं थ्रू डेबिट या क्रेडिट कार्ड। अगर आपको बैंक ट्रांसफर या कोई और तरीके से जाना है तो आप स्टूडेंट सपोर्ट से कनेक्ट कर सकते हैं। स्टूडेंट सपोर्ट का व्हाट्सएप नंबर मैंने दे दिया है, आप स्टूडेंट सपोर्ट से कनेक्ट कर लें। ये समझ में नहीं आ रहा तो सर मैं आपसे खुद बात करना चाहता हूं या चाहती हूं या वॉट एवर, तो बेटा मेरा नंबर है, इस पे जाइए, कनेक्ट कर लीजिए। अल्लाह अल्लाह खैर से अल्लाह। +92 345 2745 092। आप आइए, बात करिए, जो मसला है रिजॉल्व करिए। फिर उसके बाद जैसे ही आप ये ज्वाइन कर लेते हैं तो बेटा याद रखना, आपको एक्सक्लूसिव व्हाट्सएप ग्रुप जो कि सिर्फ रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स का है वो ज्वाइन जरूर करना है। क्योंकि उसके अंदर लाइव क्लास की अपडेट्स, कब कब लाइव क्लास हो रही हैं, आज क्या होगा, कल क्या होगा, कोई अपडेट्स आ रही हैं, सब कुछ रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स के लिए व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर है। ठीक है, जब आप कोर्स परचेज करते हैं तो उसके अंदर व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक ऑलरेडी आता है आपके पास। नहीं आता तो आप मुझे कांटेक्ट करके, भाई आप बोले भाई मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दीजिए, डाल देंगे। व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर होना इंपॉर्टेंट है। ठीक, बस इतनी सी स्टोरी है, ये कर लेते हैं तो लास्ट चीज क्या है? थैंक यू।